Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome to today's newspaper, that is 16th of October 2024. We start the front page that is filled with international news, and that is specifically about the Indo-Canadian and Indo-US relations. So इससे पहले के न्यूज़पेपर में कवर कर चुके हैं कि लगभग एक साल पहले से जो इंडो कैनेडियन रिलेशन लगातार नोज डाइव के अंदर जा रहे हैं, उसमें एक और बड़ा सेटबैक आया है। सो पिछले साल जब कनाडा ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे कि एक कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर, विच इज़ प्रो खालिस्तानी पर्सन डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट इन इंडिया, जब उनकी किलिंग हुई तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया कि इंडियन एजेंसीज ने काम करवाया है। तब भी रिलेशन खटास में पड़े थे और तब मिशन को कट किया गया था। जो एम्बेसी मिशन होते हैं, जो एम्बेसी के अंदर स्टाफ होते हैं, उसके स्टाफ के अंदर कटौती लाई गई थी। अब जब दोबारा से रिआइट्रेट किया गया है कनाडा की तरफ से, ये नेशनल मीट की साइडलाइन पर जब इंडिया और कनाडा के एनएसए की मीट हुई है, तो उसमें कनाडा का कहना है कि हमने टेंजिबल एविडेंसेस दिए हैं जिसमें इंडियन एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के सबूत हैं इन द किलिंग ऑफ निज्जर। अब इसके बाद इंडिया ने रिवर्ट बैक करते हुए पहले तो इन क्लेम्स को टोटली डिस्कार्ड किया है, एज इट इज द सेम ओल्ड ट्रूडो एंड same old rhetoric given by the Trudeau, that is anti-India campaign. And here it comes कि इंडिया ने अब अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को ख़त्म करने की बात की है। ना सिर्फ अपने मिशंस जो हमारे एम्बेसडर्स कनाडा में अपॉइंटेड थे उनको रिकॉल किया है, बल्कि इंडिया के अंदर जो कैनेडियन एम्बेसडर हैं उनको भी यहाँ से निकल जाने के आदेश दिए हैं। सो इट बीन लाइक कि इस सब में और क्या डेवलपमेंट हुई है। तो एक डेवलपमेंट ये है कि ओपनली ये कहा गया कनाडा की तरफ से, और यूके और न्यूजीलैंड ने भी उसको कंफर्म किया है कि जो 5I ग्रुप है, नाउ व्हाट इज द 5I ग्रुप? सो बेसिकली एंग्लो में है यूके, यूएस, देन इट्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ऑफ कोर्स द कनाडा। सो बेसिकली ये एक इंटेल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। ये पांचों कंट्रीज आपस में जो इनके सिक्योरिटी रिलेटेड इंटेलिजेंस है वो आपस में शेयर करते हैं। तो कनाडा ने बाकी कंट्रीज को भी ब्रीफ दिया है कि क्या एविडेंसेस हैं इंडिया के खिलाफ जो किलिंग वहां पर की गई है। इसके अलावा जो ट्रूडो साहब की पीसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी स्पीच आप सुन सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि दिस इज द बैलेंटेड अटैक अपॉन द कैनेडियन सॉवरेनिटी एंड वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन अवर सॉवरेनिटी। और जितने भी नेशन हैं जो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं उनको इंडिया को रोकना चाहिए इस तरह के एक्शंस करने से। अब इंडिया का बेसिकली स्टैंड ये है कि कोई भी टेंजिबल एविडेंस हमें प्रूव नहीं किया गया है और हम डिस्कार्ड करते हैं किसी भी तरह के इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन द किलिंग ऑफ सच काइंड ऑफ killings in the Canada. Then it comes to the thing that, sorry, it is not like here, Pannu plot. So it comes with what happened. एक अलग डेवलपमेंट यूएस से आ रही है ऑन द सेम साइडलाइन कि यूएस ने भी आइट्रेट किया है कि जो हम एक इन्वेस्टिगेशन, एक प्रॉब इनिशिएट कर चुके हैं जो जुड़ी हुई है अबाउट अ किलिंग प्लॉट ऑफ गुरपतवंत सिंह पन्नू। अब ये सिख फॉर जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चीफ करते हैं और साथ ही बेसिकली इंडिया के एंटी इनका प्रोपेगेंडा है, प्रो खालिस्तानी मूवमेंट ये चला रहे हैं। रेफरेंडम 2020 नाम से भी सिख फॉर जस्टिस ने एक मूवमेंट यूके में आयोजित कराने की कोशिश की थी। नाउ इट कम्स कि उनकी किलिंग के लिए भी इंडिया ने प्लॉटिंग की है, इंडियन एजेंसीज ने प्लॉटिंग की है। निखिल गुप्ता नाम के एक शख्स को यूएस ने अरेस्ट भी किया, हालांकि वो यूरोपियन कंट्री पराग्वे से अरेस्ट किए गए थे, बाद में उनको एक्स्ट्राडाइट किया गया यूएस के अंदर और उनको चार्ज किया जा रहा है विद प्लॉट टू किल दी गुरपतवंत सिंह पन्नू। हमारी इन्वेस्टिगेशन में अब यूएस ये कह रहा है कि ये पता लगा है कि $1 लाख प्रॉमिस किए गए थे निखिल गुप्ता को इन रिवर्ट इन ल्यू ऑफ किलिंग ऑफ पन्नू। नाउ द रीसेंट डेवलपमेंट इज दिस, अब ये तो पुरानी न्यूज है, निखिल गुप्ता को तो पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। रीसेंट अब यूएस की तरफ से ये आया है कि हाई ऑफिशियल्स लाइक 2 IPS, जिनमें से एक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं और एक IPS हैं जो CBI के साथ कनेक्टेड रह चुके हैं, ये दोनों रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स हैं, इनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। दे आर कॉल्ड पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन द किलिंग प्लॉट ऑफ पन्नू। तो वो भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं। तो बहुत सारी जो अदरवाइज रिपोर्ट्स है वो कह रहे हैं कि कनाडा और यूएस का एक ये कंबाइंड सबोटाज है टुवर्ड्स द इंडिया, और खासकर जब से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रेस में
बैटन जो बिडेन के हाथ से आया है कमला हैरिस मैम के, तब से इस तरह की चीजें ज्यादा हो रही हैं जिसमें इंडिया के ऊपर टाइटन पॉलिसी अपनाई जा रही है. मूव टू अबाउट दीज न्यूज. देन देयर इज जस्ट अ न्यूज. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान आइट्रेट किया है कि देश के बहुत सारे इलाकों में जबरदस्त डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिला है. हालांकि किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया गया, किसी जगह का नाम नहीं लिया गया, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि देश के तमाम इलाकों में जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उसकी वजह से पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक जो प्रेग्नेबिलिटी है वो कम हो चुकी है और फोर्ट्रेस बन चुके हैं. मतलब ये कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज इस तरह से हुआ है और एक कम्युनिटी वहां पर इस तरीके से कंसंट्रेट हुई है, बाकी कम्युनिटी वहां से छोड़ कर गई हैं कि वहां पर अब इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह गया. आप इलेक्शन कंडक्ट कराते भी हैं तो कौन जीतने वाला है ये इजीली प्रिडिक्ट है. और फिर यहाँ ऐसी टेरिटरीज के अंदर, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ का कोई मतलब नहीं रह गया है. सी है तो सिर्फ एक छोटी सी न्यूज, लेकिन आगे आने वाले इवेंट इसका इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो सून इंडिया इज एक्सपेक्टिंग कि हम सेंसस भी कंडक्ट कराएंगे और फिर हमारे यहाँ नया डिलिमिटेशन होना चाहिए, वो राज्य स्तर पर भी हो और नेशनल लेवल पर भी हो. तो उस डिलिमिटेशन में इस तरह की न्यूज दैट इज इंपॉर्टेंट. रेस्ट as of now it is just some news update. Then it come to UP is bringing an ordinance to make spitting in food an offense without bail. Now what is happening? देखिए पहले तो उत्तर प्रदेश में खासकर फूड से रिलेटेड जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी तो उत्तर प्रदेश का एक ऑर्डर ये कि जितने भी फूड इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो भी ईटरी शॉप्स हैं, वो डिस्प्ले करेंगे ओनर की आईडी, ओनर का नाम. ये भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी दिया था कि एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है. अब देश के तमाम हिस्सों से लगातार इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही. पर्सन है, कोई ढाबा चलाता है, कोई ईटरी शॉप चलाता है और खाने में थूक रहा है, स्पिटिंग केस. या फिर कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कोई पर्टिकुलर जूस की दुकान है और वो जूस में यूरिनेटिंग कर रहा है ना. तो मतलब ह्यूमन फिकल मैटर वो मिक्स करके लोगों को दे रहे हैं. नाउ ऑब्वियसली इस तरह का कंटेमिनेशन किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छी बात तो है नहीं. नाउ इट कम्स विद उत्तर प्रदेश लॉ. अब यूपी ने जो गवर्नमेंट है वहां पर चीफ मिनिस्टर ने एक हाई लेवल कमेटी को एड्रेस किया है और यूपी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग ऑर्डिनेंस. Not even that, they are not waiting for session to convene, बल्कि ऑर्डिनेंस रूट से 2 लॉज लेके आने वाले हैं. पहला है, अगर आप चाहें तो नाम नोट कर लीजिए, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सूडो एंड एंटी हार्मनी एक्टिविटीज एंड प्रोहिबिशन ऑफ स्पिटिंग ऑर्डिनेंस 2024. A very interesting name of this ordinance. First, it is about using the word spitting, थूकने से रिलेटेड, और फिर इसका रिलेशन है एंटी हार्मनी एक्टिविटी. मतलब ये जो एक्टिविटी है एंटी हार्मनी एक्टिविटी है, तो इशारा है कि कम्युनल वायलेंस की तरफ जाती है. उसको रोकने के लिए पहला लॉ. और दूसरा है उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड कंज्यूमर राइट टू नो ऑर्डिनेंस 2024. इन 2 ऑर्डिनेंस के साथ जो भी इस तरह की फूड कंटेमिनेशन के ऑफेंसेस हैं, अब इनको एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया जाएगा और दूसरा नॉन बिलेबल कर दिया जाएगा. हालांकि आज न्यूज़पेपर में ये नहीं है कि इसको लेके सजा कितनी होगी, बट ये लिखा है स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट विल बी प्रोवाइडेड. रादर अगर कोई ईटरी शॉप का मालिक इलीगल इमिग्रेंट मिला तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. इशारा हो सकता है बांग्लादेशीज की तरफ हो, जो इल्जाम लगता है कि बहुत सारे इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट जगह जगह पर छोटे मोटे व्यापार चला रहे हैं. नाउ इट कम्स, क्या है नॉन बेलेबल ऑफेंस? नॉन बेलेबल जैसे नाम से ही लग रहा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस बेल नहीं अलाउ होगी इस तरह के केसेस के अंदर. और कॉग्निजेबल ऑफेंस के पुलिस या अथॉरिटीज बिना अरेस्ट वारंट के ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकती हैं. ज्यादातर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं या फिर जो आपके नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, ये ज्यादातर होते हैं वो केसेस जिनको हम सीरियस क्राइम में काउंट करते हैं. देन वी मूव टू द झारखंड votes on November 13 and 20, Maharashtra on November 20 and result will be 23. Just a news item, मतलब देश में पॉलिटिकल गतिविधि क्या चल रही है हमें थोड़ा पता होना चाहिए. सो भारत के 2 राज्य अब वो
नवंबर में चुनाव के अंदर जा रहे हैं। झारखंड में 2 फेज के अंदर चुनाव होगा, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। और इसी के साथ महाराष्ट्र में एक ही फेज के अंदर चुनाव कंडक्ट करा दिया जाएगा, वो है 20 नवंबर को। इसके अलावा नवंबर को इकट्ठा ही इनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। इंटरेस्टिंग थोड़ा यहां देखना यह है कि भाई फेज मैनर में इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि भाई जहां पर लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स है, ह्यूज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर हमें फेज के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। लेकिन ये ट्रेंड यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। Let's have a look. Jharkhand is having total 81 of legislative assembly seats, but यहां पर 2 फेज के अंदर चुनाव है। Then you compare Maharashtra is having 288 legislative assembly seats, और यहां पर सिर्फ एक फेज के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करा दिया जाएगा। आप वोटर की गिनती भी जस्ट याद ऐसे रट्टा नहीं मानना, जस्ट टू हैव ऑब्जर्वेंस। महाराष्ट्र में टोटल वोटर 9 करोड़ 65 लाख हैं, जबकि झारखंड में टोटल वोटर सिर्फ 2 करोड़ 61 लाख हैं। सो जो ट्रेडिशनल रिहॉट्रिक है कि नंबर ऑफ वोटर्स, लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी होने की वजह से फेजेस चाहिए, वो ट्रेंड यहां पर नहीं दिख रहा है। इसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये कि बहुत सारे राज्यों में कुछ बाय इलेक्शन होने हैं। एमएलए की सीट खाली हुई तो कहीं पे एमपी की सीट खाली हुई है। फॉर एग्जाम्पल, श्री राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ने 2 सीट से चुनाव लड़ा था, एक है वायनाड केरल और दूसरा है रायबरेली उत्तर प्रदेश। तो जैसे हमें पता है कि एक ही सीट रिटेन कर सकता है कोई एमपी एमएलए, तो राहुल गांधी ने चुना रायबरेली को। वायनाड सीट खाली होती है तो ऐसी जगहों पर बाय इलेक्शंस होने हैं, और वो बाय इलेक्शन भी इन्हीं इलेक्शन के साथ निपटा दिए जाएंगे। जहां जहां बाय इलेक्शन होने हैं लार्जली 13 नवंबर को वो इलेक्शन कंडक्ट करा दिए जाएंगे। तो टोटल गेम ये कि नवंबर में 2 राज्यों के विधानसभा के चुनाव और साथ में एमपी एमएलए के बाय इलेक्शंस भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं। देन वी मूव टू एससीओ मीट टुडे। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की और जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर 9 साल बाद पाकिस्तान की यात्रा पर है। तो पाकिस्तान से भी हमारे जो फ्रेंडली या डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं एक तरह के फ्रीज के अंदर हैं, एज चाइना के साथ भी फ्रीज के अंदर हैं अपने अपने डिस्प्यूट्स को लेके। नाउ 2015 में द देन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज मैम पाकिस्तान की यात्रा पर गई थी, और वो भी एक ऐसी इंटरनेशनल मीट के लिए गई थी। तब एक था हार्ट ऑफ एशिया समिट ऑन अफगानिस्तान, तो मल्टीलैटरल मीटिंग थी वहां पर बेसिकली। तो एक तो 1-on-1 मीटिंग बहुत लंबे टाइम से नहीं हुई है। 9 साल बाद भी अगर हम जा रहे हैं या हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पाकिस्तान जा रहे हैं तो वो भी मल्टीलैटरल समिट के लिए जा रहे हैं। और फिर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सारी मीटिंग के अंदर भी कोई 1-on-1 डायलॉग नहीं होने वाला है, जो अब तक मीडिया में दोनों कंट्रीज ने रिपोर्ट किया है। अब ये जो सारा आर्टिकल है दैट बेसिकली डिफाइंस कि इस मीटिंग से बहुत ज्यादा कुछ होने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो उसके कुछ मुख्तलिफ रीजन जो इसमें बताए गए हैं। पहला ये कि पाकिस्तान जो एंटी इंडिया रिहॉट्रिक है उस पर कायम है। जैसे ये आर्टिकल ओपन होता है वाघा बॉर्डर की रिपोर्टिंग से। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी साइड कुछ उनमें से एक पोस्टर पर फोटो है कश्मीर के सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली शाह गिलानी की, और फिर लिखा हुआ है लॉन्ग लिव पाकिस्तान। तो भाई, और उसको पाकिस्तानी रेंजर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस जगह को। तो एक तरफ तो इस तरह के ओपन आप एंटी इंडिया सेंटिमेंट अपने यहां पर पनाह दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि इंडिया से बेहतर रिलेशन हो जाए, तो ये बात कोई इक्वल पैरेलल पर नहीं जाती है। और दूसरा फिर आर्टिकल बहुत इंटेंसली हाईलाइट करता है द वेलकम जेस्चर ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स चाइना। जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के हाई ऑफिशियल्स ने रिसीव किया, लेकिन फिर चाइना के प्रेसिडेंट जब इसी एससीओ मीट के लिए पहुंचते हैं जी जिनपिंग साहब, तो उनको रिसीव करने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद जाते हैं, और उसके बाद बहुत ही धूमधाम से उनका स्वागत होता है। और जगह जगह जिस रूट से वो गुजरे वहां पर पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के सिंबलिज्म थे। एक स्पेशल सेंटर which is symbolizing the Pakistan and China friendship, उसकी इनॉग्रेशन की गई है। तो जो मैसेजेस इस मीटिंग की इनॉग्रेशन से आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान का चाइना की तरफ झुकाव ज्यादा है, और दोनों ही एंटीथेटिक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिया कंट्रीज हैं। नाउ इट कम्स विद द रिहॉट्रिक्स लाइक के एक जो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन है मैडम मुमताज जहरा बलोच, उन्होंने जब एक स्टेटमेंट दिया इंडियन साइड, तो सिर्फ कहा कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इंडिया के आ रहे हैं ये हमारे दोस्त हैं और हम इनका बहुत दिली स्वागत करेंगे। उससे ज्यादा कोई इंटेंशंस नहीं बताई हैं कि क्या टॉक्स होने वाली हैं। देन इट कम्स टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि
पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि देखिए इस रीजन में बहुत टाइम से कुछ फ्रेंडशिप डेवलपमेंट नहीं हो रही है, और खासकर उन्होंने कहा है कि सार्क डिसफंक्शनल पड़ा है। लेकिन इसके अलावा जो इंटरनेशनल ब्लॉक्स हैं, दैट इज कॉलिंग लाइक यूरोपियन यूनियन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल या आसियान, ये सब डिसफंक्शनल नहीं है, लेकिन सार्क डिसफंक्शनल पड़ा है। और ये इस वजह से है कि इंडिया पाकिस्तान आपस में कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ज्यादा कॉपरेशन करना चाहिए और लार्जर जो हमारी ग्रुपिंग है उसको रीअलाइव करना चाहिए। नाउ दिस वी मूव टू अ टफ रोड फ्रॉम द ब्रिंक। ये इंडो कैनेडियन रिलेशन के ऊपर आर्टिकल लिखा गया है, और इसमें लार्जली एक ये जो एक्स डिप्लोमेट हैं विवेक काटजू साहब, इन्होंने कनाडा के क्लेम्स को रिपल्स बैक करने की कोशिश की है। लार्जली जो रिपोर्टिंग है वही इसके अंदर पहले तो वापस से कोट की गई है, लाइक इट कम्स विद कि भाई स्टीप डिक्लाइन है इंडो कैनेडियन रिलेशन के अंदर। साथ ही जो पिछले साल सितंबर 18 को क्रेडिबल एलिगेशन और पोटेंशियल लिंक की बात की गई थी अगेंस्ट हरदीप सिंह निज्जर किलिंग अगेंस्ट द इंडिया, तो उसको इंडिया ने बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया है कि हमारा ऐसा कोई रोल नहीं है। देन इट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये इवेंट आप नोट कर लीजिए कि अक्टूबर 12 को सिंगापुर के अंदर अजीत डोवाल जो हमारे एनएसए हैं वो कैनेडियन काउंटर पार्ट से उनकी मीटिंग हुई है। लेकिन इस मीटिंग की क्रेडेंशियल के ऊपर इंडिया पूरी तरह से साइलेंट है, लेकिन कनाडा इस पर साइलेंट नहीं। उन्होंने कहा है कि हमने क्रेडिबल जो हमारे प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं, वो एनएसए को दिए हैं, इंडियन काउंटर पार्ट को, और कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने की कोशिश करें। जस्टिन ट्रूडो ने यहां तक कहा कि जब मैं साइडलाइन ऑफ द मीटिंग मिला हूं इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, तो मैंने उनको कहा भी था कि भाई हमारे एनएसए की जो मीटिंग होने वाली है ये बहुत क्रूशियल मीटिंग है और हमारे फ्यूचर रिलेशन बहुत हद तक डिपेंड करेंगे इस मीटिंग के आउटकम पे। और नरेंद्र मोदी ने मुझे इतना रिप्लाई बैक किया कि आई एम अवेयर ऑफ दिस मीटिंग के बारे में कोई क्रेडेंशियल अभी तक पब्लिक नहीं किया है। देन इट कम्स टू दैट पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई है, और खासकर जो कनाडा ने इल्जाम लगाए हैं इंडिया के ऊपर कि एक तो देखिए इंडियन एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, रॉ इन्वॉल्वमेंट है, और इसके अलावा लाइक हाई कमिश्नर्स के ऊपर भी इल्जाम लगाए कि ये भी इन्वॉल्व हैं, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं इन द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। लाइक इट कम्स विद जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं संजीव वर्मा, इनका भी नाम लिया है कि एम्बेसी के, नाउ बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग, नॉट ओनली द एजेंसीज, रादर कनाडा के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है इनके हाई ऑफिशियल्स ने इंटेलिजेंस गैदर किया है अनऑफिशियली, इलीगली तरीके से। तो जो भी कैनेडियन सिटीजन्स वहां पर रह रहे हैं जिनका इंडिया से कोई लिंक है या कहें प्रो खालिस्तान मूवमेंट वाले हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक किया और फिर इंडिया बेस्ड एजेंसी और गैंगस्टर्स को दिया गया है। मेरे ख्याल से अब तक आप अपडेट हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि अथॉरिटीज ने नाम लिया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, कि इंडियन एजेंसीज लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोलैबोरेट कर रहे हैं और कैनेडियन सिटीजन्स के खिलाफ कैनेडियन सॉइल के ऊपर एग्जीक्यूशंस लॉन्च कर रहे हैं, और सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं, एक पूरा एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं कि वहां से पैसे की उगाही चल रही है इस पर्टिकुलर गैंग के साथ। तो फिर आगे जाके यही कहा गया कि भाई कनाडा ने जो ये बेसिकली इल्जाम लगाया है, उनको ये पता ही नहीं कि इंडियन मिशन किस तरह से ऑपरेट करते हैं, या इंडियन मिशन के अंदर जो हमारे हाई कमिश्नर्स हैं उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, तो उनको ये नहीं पता कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनकी अथॉरिटेटिव कैपेसिटी क्या है। तो ये इल्जाम बिल्कुल झूठे हैं। देन इट कम्स टू दैट 6 इंडियन डिप्लोमेट्स को हमने वापस बुला लिया है, और जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल कर दिया है। तो ये इंडिया का स्ट्रॉन्ग रिवर्ट बैक है, जो कि होना चाहिए। इस तरह के किसी भी इल्जाम को इंडिया को लाइटली नहीं लेना चाहिए, स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। देन फर्स्ट इट कम्स टू कि जब वेस्टर्न डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, नाउ दिस इज क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसीज ये करती हैं कि वैसे तो अपने यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, रूल ऑफ लॉ को बहुत ज्यादा ये हाई पेडेस्टल पर रखेंगे, लेकिन जैसे ही किसी दूसरी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी या खुद की नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाएगी, तो दूसरे कंट्री की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको तुरंत ही श्रग ऑफ कर देंगे। फिर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रूल ऑफ लॉ, उसकी बात नहीं करेंगे। तो खुद बहुत ज्यादा पैराडॉक्सेस हैं, ड्यूअलिटी ऑफ फंक्शन एंड बिहेवियर है इन वेस्टर्न कंट्रीज। सो दिस इज बेसिकली जस्ट टू डिस्क्लेम द कैनेडियन क्लेम अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। आप चाहें तो एक लिजार रीडिंग दे सकते हैं। देन वी मूव टू पाकिस्तान्स अदर फ्रंट। नाउ इंडो पाक रिलेशन में वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप एक रीडिंग बाद में जरूर दीजिएगा, आपको पढ़ के मजा भी आएगा।
हालांकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि राजा मोहन साहब ने ये आर्टिकल लिखा ही थोड़े मज़े लेने के लिए कि चलिए एससीओ समिट तो चल ही रही है, बाकी सब जो आउटकम हो बाद में देखेंगे, लेकिन थोड़ा पाकिस्तान के मज़े। बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें कोट करते हैं जिसपे आम तौर पे मीडिया में कोई आप रिपोर्टिंग नहीं देखते हैं। तो आर्टिकल शुरू होता है इस बात से, जैसे टाइटल भी बता रहा है, दैट पाकिस्तान अदर फ्रंट। अब इसमें कहते हैं कि जी देखिए दो फ्रंट हैं, दो बॉर्डर हैं पाकिस्तान के, एक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, दैट इज से पाकिस्तान का ईस्टर्न फ्रंट, और फिर पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट जो अफगानिस्तान से मिलता है। तो एक हो गई रेड क्लिफ लाइन और दूसरी हो गई डुरंड लाइन। तो ज्यादातर पाकिस्तान हाईलाइट रहता है दुनिया भर के मीडिया में बिकॉज ऑफ इट्स ईस्टर्न फ्रंट, इंडो पाक बॉर्डर। अब उसकी कुछ वजह हैं जो कि वाजिब वजह हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेडिशनल एंटीथेटिक पोजीशन, जिसको दुश्मनी कह लीजिए, या फिर कश्मीर इशू, या फिर टेररिज्म का इशू, ट्रेड ऑफ इलीगल वेपन, ट्रेड ऑफ ड्रग का इशू। लेकिन इससे भी ज्यादा क्रिटिकल है पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट लाइन, और वहां पर रिसेंट टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि मोर इंटरेस्टिंग है एज कंपेयर टू ईस्टर्न फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। इट कम्स विद कि देखिए है क्या कि यहां पर जब हम वेस्टर्न साइड देखते हैं तो इट गोज बैक टू 1979 के कुछ तो इंपॉर्टेंट यहां पर इवेंट्स ये हुए हैं कि एक तो 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन, तो वहां पर इस्लामिक या इस्लामाइजेशन होती है ईरान के अंदर, एंड देन कम्स विद 1989 और टुवर्ड्स द 90s दूसरा अफगानिस्तान के अंदर, लाइक पहले तो ये होता है कि सोवियत का इन्वेट, और उसके बाद में फिर वहां पर सोवियत का हारना और तालिबान का राइज करना। दूसरी इंपॉर्टेंट 80s 90s में ये हो जाएगी। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो है इन 2001 जब अमेरिका इन्वेट करता है अफगानिस्तान को, और 20 साल के बाद, अब अगर हम रीसेंट पास्ट के अंदर आए तो 20 साल के बाद 2000 अमेरिका का अफगानिस्तान से निकल जाना और तालिबान का वहां पर दोबारा से पावर में आ जाना। तो ये तो हुआ हिस्टोरिकल पास्ट ऑफ द वेस्टर्न फ्रंट। तो वन is the problem with Iran and other problem is with Afghanistan, और अफगानिस्तान लार्जली डिस्टेबलाइज कंट्री। अब अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो आर्टिकल कहता है कि देखिए डुरंड लाइन पे ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए है कि अब कुछ नई पावर्स वहां पर राइज हो रही हैं और नई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वहां पर बनती चली जा रही है। अब जो नई डेवलपमेंट पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पे हो रही है, इसमें तीन मेजर प्लेयर की बात की जा रही है। वन इज बेसिकली द अफगान तालिबान, point one. Second is another designated terrorist group, that is Tehreek-e-Taliban Pakistan, and then it comes to another rising power of PTM, that is पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। अब इसको नोट कर लीजिएगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तालिबान की अगर बात करें तो तालिबान अफगानिस्तान, मतलब जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार इस वक्त बनी हुई है, दैट ग्रुप, और फिर इन्हीं का एक ऑफशूट माना जाता है दैट इज कॉल्ड द तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि तालिबान की एक पाकिस्तानी यूनिट। ऐसा समझा जाता है कि जब अमेरिकन फोर्सेस स्ट्राइक कर रही थी अफगानिस्तान को, तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ही काफी लोगों को शेल्टर दी थी जो तालिबानी छुपते छुपाते पाकिस्तान टेरिटरी में पहुंच रहे थे। तो अब एक ये पावर उठ रही है और साथ ही एक उठ रहा है पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। तहफ़्फ़ुज़ मींस सेल्फ रिस्पेक्ट। अब ये सब जो तीनों पावर इंटेंगल्ड हो रही हैं वो बेसिकली हो रही हैं अबाउट पश्तून लैंड। दिस इज बेसिकली इन द खैबर पख्तूनवा प्रोविंस। नाउ रावलपिंडी से ऑपरेट किया जाता है खैबर पख्तूनवा प्रोविंस को, लेकिन यहां पर जो पश्तून लैंड है, अब पश्तून लैंड डुरंड लाइन के आसपास बिखरी पड़ी है। तो कुछ एरिया ट्रेडिशनली पश्तूनों का माना जाता है जो पाकिस्तान की तरफ है डुरंड लाइन से, और कुछ एरिया जो माना जाता है अफगानिस्तान की तरफ से। अब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या फिर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो मेन आर्म है, जो मेन टारगेट है, एम, दैट इज कि पश्तून लैंड को पाकिस्तानी कंट्रोल से फ्री किया जाए। कि भाई अब तालिबान ने भी सोच लिया होगा कि भाई अफगानिस्तान तो आ चुका है, चलो लगे हाथ, एक पश्तून लैंड है वहां पर कुछ इस्लामिक सॉवरन एस्टैब्लिश किया जाए, पश्तूनों का राज स्थापित किया जाए। सो दिस, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान से पश्तून लैंड को अलग करना चाहते हैं। तो खैबर
पख्तूनवा प्रोविंस की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो क्वेश्चनेबल है, एंड दे आर हैविंग रादर मिलिट्री माइट एज वेल। एंड देन इट कम्स कि भाई इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस है, लेकिन तीनों का जो टारगेट है वो काफी हद तक कॉमन है कि कम से कम एक पॉइंट पश्तून लैंड को पाकिस्तानी कंट्रोल से फ्री कराना। तो यही जो पीटीएम ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रिसेंटली एक पश्तून कौमी जिगरा सभा का भी आयोजन किया, तो जिसमें रिआइटरेट किया गया कि हमारी क्या क्या डिमांड है। 22 डिमांड की एक लिस्ट इन्होंने पब्लिश की है टुवर्ड्स द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, और उसमें जो मेन डिमांड है जिसके सेंटर अराउंड वो 22 की 22 डिमांड है, बड़ी मासूम सी डिमांड है कि भाई ये जो पश्तून लैंड है इसको खाली कर दे। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, दैट इज द आर्मी या और कोई टेररिस्ट ग्रुप है या पाकिस्तान की जो भी एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं, वो लैंड खाली करके यहाँ से चले जाएं। स्वीट सी डिमांड है, पूरी कर देनी चाहिए ऑन अ जोकिंग नोट। चलिए, तो एक तो डुरंड लाइन पे प्रॉब्लम आ रही है खैबर पख्तूनवा इलाके के अंदर, जहां पश्तून लैंड को पाकिस्तान से फ्री करने की डिमांड है, और इसी को देखते देखते जो एक डिमांड लॉन्ग पेंडिंग पड़ी है बलूचिस्तान, तो जो लोअर साइड ऑफ खैबर पख्तूनवा प्रोविंस है और लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, तो बहुत टाइम से वहां पर लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि भाई बलूचिस्तान को फ्री किया जाए, पाकिस्तान उसको जो है स्टेटहुड दे दे। तो वो भी मूवमेंट लगातार रिआइटरेट हो रही है। जैसे बलूचिस्तान एरिया के अंदर चाइनीज प्रेजेंस है या पंजाबी वर्कर की प्रेजेंस है, तो अभी पीछे देखा भी था रिपोर्टिंग के अंदर कि एक माइन के अंदर बाकायदा कुछ टेररिस्ट आए और मजदूरों की किलिंग कर दी थी, तो वो मूवमेंट भी रिवाइव हो रही है। तो एट द एंड ऑफ द आर्टिकल सी राजा मोहन साहब सेड कि देख, जल्दबाजी नहीं करनी है ईस्टर्न फ्रंट को लेके या पीओके को लेके हम जल्दबाजी करें, थोड़ा हम जो पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट है वहां की डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करें और फिर हम कामली डिसीजन ले सकते हैं। देन वी मूव टू UNSC voices strong concern for UN peacekeepers after Israeli attack। सिंपल सा इतना डेवलपमेंट है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने स्ट्रांगली कंडेम किया है जो इजरायली फोर्सेस हैं उनके अटैक के मे बी क्रॉस फायर के अंदर जो यूनिफिल का एक वॉच टावर आया था। नाउ यूनिफिल, इससे पहले बहुत रिपोर्टिंग हो चुकी है तो कवर कर चुके हैं। यूनिफिल मतलब यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स इन लेबनान, जो लेबनान इजराइल बॉर्डर के 128 किलोमीटर पे एक वॉच रखने का काम करती हैं कि यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी ना हो, हथियारों की आवाजाही ना हो। तो ऐसे ही एक वॉच टावर के ऊपर अटैक हुआ जिसमें 2 UN पीस कीपिंग फोर्स के सोल्जर्स घायल हो गए थे, तो इसको लेके कंडेम किया है। इजराइल ने थी कि यूनिफिल की जो प्रेजेंस है वो इस एरिया से हटा ली जाए, खासकर वहां जहां पर हिजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है या उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ताकि हम हिजबुल्ला के ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से मारक क्षमता का इस्तेमाल करें और उनका सफाया कर सकें। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि यूनिफिल कहीं नहीं जाने वाला है, उसकी पोस्ट जहां पर है वहीं रहेंगी और इजराइल को इस तरह के अटैक यूनिफिल की तरफ रोकने होंगे। तो दिस इज द डेवलपमेंट। नाउ वी मूव टू, it's an example Meloni on plan on send migrant to Albania। जस्ट टू अपडेट कि सारी दुनिया में माइग्रेंट्स को लेके, अजाइलम सीकर को लेके क्या हो रहा है। तो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सी एक चीज लेके आए थे, लॉ के जरिए बिल लेके आए थे, इसको रवांडा बिल कहा गया था, जिसमें यूके ने कहा था कि जो अजाइलम सीकर हैं यूके के अंदर फ्रॉम द डिफरेंट ऑफ कंट्री, हम उनको अफ्रीकन कंट्री रवांडा में शिफ्ट करेंगे। अब ऐसा ही एक प्रोग्राम लेके आया है अंडर जॉर्जिया मेलोनी मैम, और इन्होंने कहा है कि जो अजाइलम सीकर्स हैं हम उनको एक और यूरोपियन कंट्री अल्बानिया वहां शिफ्ट करने वाले हैं। रादर लाइक देयर आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ माइग्रेंट कंप्राइजिंग 10 बांग्लादेशी 6 इजिप्शियन, इनको सी के जरिए बोट्स के थ्रू अल्बानिया शिफ्ट भी कर दिया गया है। उस 2 चीजें याद रखें, यूके ने भेजने की बात की थी अजाइलम सीकर्स को टू रवांडा, और इटली बात कर रहा है अल्बानिया भेजने की। Then we move to North Korea blows up road rail lines near border, South Korea fires warning shots। ठीक है, दुनिया भर में कहते हैं बेवकूफों की कमी नहीं है, और तानाशाह अक्सर इन बेवकूफों की ही कैटेगरी में गिने जाते हैं। तो नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने, या उनके आदेश पर क्या हुआ है कि देखिए एक इंटरकनेक्टिविटी रेल लिंक है, साउथ कोरिया से कुछ ट्रेन की तरफ आवाजाही चलती है, जैसे इंडिया से पाकिस्तान की तरफ समझौता एक्सप्रेस।
अब हुआ यह कि लेटेस्ट डेवलपमेंट के अंदर नॉर्थ कोरिया ने साउथ के ऊपर इल्जाम लगाया है कि सियोल से प्योंगयांग की तरफ कुछ ड्रोन्स आए और उन्होंने बड़ी तादाद में एंटी नॉर्थ कोरिया और खासकर जो इनके सुप्रीम लीडर हैं उनके खिलाफ कुछ बातें लिखी हुई पैम्फलेट वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हवा से उड़ा दिया, मतलब लोगों को भड़काने की कोशिश की है। अब इस बात से तानाशाह को गुस्सा आ गया है और उन्होंने क्या किया है कि ये नहीं ऑर्डर पास किया कि हम ये रेल लिंक जो है बंद कर दें। ये भी तो ऑर्डर हो सकता था, आज के बाद यहाँ ट्रेनें नहीं आएंगी, वैसे भी हैवीली गार्डेड है। बोले बॉम्ब लगाओ, रोटी उड़ा दो। तो ये रेल लिंक बॉम्ब लगा के उड़ा दिया। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई एक तरफ दुनिया भर कह रहा है यार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, आप बने बनाए को तबाह करने में लगे। अगर आपको लिंक रोकने थे आप सिर्फ एक ऑर्डर पास कर देते, पर नहीं, तानाशाह बेवकूफी। ब्यूटीफुल मिक्सचर। सो जस्ट एक अपडेट है, नोट करिए। मूव अप, कास्टिंग शेडो ऑन नेपाल, चाइना बिल्ड्स न्यू ग्रेट वॉल अलोंग द बॉर्डर। पर ये याद रखिएगा, ये न्यू ग्रेट वॉल इट इज नॉट मेड बाय ब्रिक एंड मोर्टार, रादर बार्ब्ड वायर की फेंसिंग की जा रही है। तो सिंपल ये नोट कीजिए कि पहली बात तो देखिए, चाइना का सिर्फ इंडिया के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। चाइना ऑन रिकॉर्ड 14 कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करता है और इन 14 कंट्रीज में से 11 के साथ चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट एस्टैब्लिश्ड है। और चाइना एक पॉलिसी फॉलो करता है जिसको कहते हैं सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम पढ़ते हैं सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी के मीट का एक बड़ा पीस है तो उसके आप बहुत टुकड़े करने शुरू करते हैं। आई बिलीव आप में से कुछ लोग सलामी चिकन वो कुछ स्नैक्स के तौर पे खाते भी होंगे, वही सलामी स्लाइसिंग की बात की जा रही है। या फिर एक कहावत बड़ी फेमस है चाइना के रिस्पेक्ट में, दैट दे ऑब्जर्व अ डे यू विल बी एंड अप टू रीचिंग माइल्स। धीरे 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 प्रोग्रेस करते चलिए। अब इन्हीं दे थ्योरीज का यूज करते हैं ये अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए। सो बेसिकली जिन भी कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट है, ज्यादातर कंट्रीज के साथ ये बार्ब्ड वायरिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अब ये नेपाल की रिपोर्टिंग है। सो बेसिकली हुआ ये कि अगर इसके बैकड्रॉप की रिपोर्टिंग देखें तो इस तरह की चीजें आ रही थी कि क्या होता था कि मान लीजिए तिब्बत से चाइनीज एट्रोसिटी से तंग आकर अगर कुछ तिब्बतीन वो नेपाल साइड एंटर करते हैं तो फिर चाइनीज अथॉरिटीज आती थी, सर्च ऑपरेशंस करते थे, कहीं पे दलाई लामा जी के पोस्टर वगैरह लगे हैं तो उनको उतारने का हुक्म देते थे। और इस तरह से नेपाल के रेजिडेंट्स ये पहले से ही अथॉरिटीज को शिकायत कर रहे थे कि चाइनीज अथॉरिटी, चाइनीज आर्मी आके हमें परेशान कर रही है, लेकिन उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नहीं गया। और उसके बाद इसी चीज को देखते हुए चाइना ने बार्ब्ड वायरिंग करनी शुरू की अलोंग द नेपाल बॉर्डर पर। खासकर एक हुमला डिस्ट्रिक्ट है, अगर आपको लोकेशन लोकेट करनी हो तो नेपाल का हुमला डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर यह कहा गया कि इन्होंने बहुत सारी जो बार्ब्ड वायरिंग की है वो चाइनीज टेरिटरी में नहीं बल्कि नेपलीज टेरिटरी के अंदर कर दिया, नेपाल की टेरिटरी को भी अंदर काउंट कर लिया। एंड इट इज रिपोर्टेड कि जहां पर भी चाइना बार्ब्ड वायरिंग कर रहा है, इस तरह की सो कॉल्ड वॉल बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर कुछ ना कुछ इलाका तो अपने पड़ोसियों का ये दबा ही लेता है। सो दिस इज क्लियर कट टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ चाइना। दैट इज इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग, आपको थोड़ा याद रख लेना चाहिए। Now we move to the economy page, and this is with the India-Canada diplomatic ties in a tailspin. Business links could see a chill. Now this is something important, and you have to note down the data as well. Simple बात ये कि इंडो-कैनेडियन रिलेशन जो खराब हो रहे हैं, इसका हमारे ट्रेड के ऊपर, खासकर इंडिया के ऊपर क्या असर हो सकता है। So it comes with the thing कि देखिए इंडिया बहुत ज़्यादा उत्सुक है दुनिया भर के साथ अपने ट्रेड रिलेशन ओपन करने के लिए। 6 डज़न कंट्री के ब्लॉक्स के साथ हम FTA साइन करने के लिए राउंड ऑफ टॉक्स के अंदर हैं, जिसमें यूके भी शामिल है। और फिर कनाडा के साथ भी हम एक मॉडर्न FTA साइन करने के टॉक्स के अंदर ऑलरेडी हैं। लेकिन अब जो ये सारी डेवलपमेंट हुई है, इसकी वजह से कनाडा के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट हम हालत जान लेते हैं कि जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, सो इट कम्स विद के जो कनाडा है दैट कंट्रीब्यूट्स टू नियरली 1% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, दैट इज सिमिलर लेवल ऑफ इंपोर्ट्स इन इंडियाज ओवरऑल ट्रेड बास्केट। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अबाउट 25% ऑफ पल्सेस इंपोर्ट जो हम करते हैं, इंडिया का जितना भी पल्स इंपोर्ट है वो
उसमें से 25% हम कनाडा से कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखें ओवरऑल सिनेरियो, तो सबसे ज़्यादा जो हम इंपोर्ट करने वाली चीज़ें वो पल्सेस हैं, 25% पल्सेस है, और उसका हाई कंजम्पशन भी हमारे यहाँ दालों के प्राइस से हमारी फूड इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो भी प्रभावित होती रहती है। देन इट कम्स टू कैनेडियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो दिस आर्टिकल कोट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द टू मेजर कंपनीज, दैट इज टिम हॉर्टन एंड मैककेन फूड्स। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हमारे यहाँ पर कॉफी या फ्रोजन फूड स्टफ की चेन्स ही हैं जो कैनेडियन कंपनी के यहां पर है। इसके अलावा जो कैनेडियन पेंशन फंड्स, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, फाइनेंशियल सर्विसेज और इसके अलावा इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया के की सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। सो इट इज मोर अबाउट इन्वेस्टमेंट। लाइक कनाडा का जो पेंशन इन्वेस्टमेंट फंड है उसने $75 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर, बैंक्स के स्टॉक्स के अंदर। देन इट कम्स टू दैट पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर ये इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिएगा, इंडो कैनेडियन रिलेशन पर कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, तो इकोनॉमी पार्ट, ट्रेड पार्ट को जरूर मेंशन करें। इट कम्स विद कि कनाडा इंडिया का 18th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है। मतलब जितने भी कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कनाडा 18वें नंबर पर आता है। और जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है कनाडा का इंडिया के अंदर, दैट इज $3.31 बिलियन, तो लगभग $3 बिलियन आप ऐसा कुछ अंदाजा लगा कैनेडियन इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर। और जितना एफडीआई इंडिया में आ रहा है उसका सिर्फ 0.5% और एफडीआई ये हमें कनाडा से आ रहा है, तो बहुत ज्यादा कोई एक तो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, अभी नोट कर लें। देन फिर ये कहा गया कि चलिए $75 बिलियन जो पेंशन फंड है कनाडा का, उन्होंने क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन फिर बात यह है कि अगर हम बात कर रहे हैं कैनेडियन कंपनीज की और इस तरह के रिलेशन में अगर कोई सैंक्शन भी लगती है एक दूसरे के खिलाफ और कनाडा नहीं अलाउ करता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, तो हो सकता है ये कंपनीज थ्रू अदर रूट्स लाइक वो सिंगापुर रूट्स के थ्रू या यूएई रूट के थ्रू दोबारा इंडिया में इन्वेस्ट कर लेंगे, तो कंपनी की शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना है। देन इट कम्स टू द थिंग दैट हियर वी आर, दैट 600 कैनेडियन कंपनीज हैं जो इंडिया में प्रेजेंट हैं और इसके अलावा 1000 कंपनी एक्टिवली ऑपरेशंस करती हैं इंडिया के अंदर। देन इट्स लाइक जो इन्वेस्टमेंट का वो महिंद्रा बैंक, इंडस टावर, पेटीएम, जोमैटो, नायका और इस तरह की कंपनीज के अंदर, इसके अलावा विप्रो, आईसीआईसी बैंक, मतलब बैंकिंग सेक्टर के अंदर। देन इट कम्स टू द रेमिटेंसेस। अब एक बड़ा इंडियन डायस्पोरा रह रहा है कनाडा के अंदर, जो ओवरऑल स्टूडेंट वहां पर रह रहे हैं दुनिया भर से, उसमें 40% इंडियन स्टूडेंट्स हैं। नाउ इट कम्स कि भाई रेमिटेंसेस कितना हम रिसीव करते हैं, जो वहां पर लोग कमाने गए हैं इंडिया के, वो कितने पैसे कमाकर वापस इंडिया भेज रहे हैं। सो इट कम्स विद दैट 2023 में इंडिया ने लगभग $125 बिलियन का रेमिटेंस रिसीव किया है कनाडा से। मतलब जो टॉप 10 रेमिटेंसेस कंट्री हैं, जो टॉप 10 कंट्री हैं जहां से रेमिटेंसेस इंडिया में आ रहे हैं, उसमें से एक कनाडा है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट, एक दालें हो गई, दूसरा हो गया रेमिटेंसेस जिसकी एक बड़ी रकम है। सो ये यहां से आने वाला है, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ सकता है। देन इट कम्स टू द कनाडा। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड डाउन। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है कनाडा को? तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है सर, इट्स अबाउट जेम्स, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, देन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स। तो मुझे तो लग रहा था कि भाई बाहर से आते हैं तो लोग कपड़े लेके आते हैं, ये लो जैकेट, ये लो हुडीज, बट पता लग रहा है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है कपड़े वहां पे, तो यहां से बन के जाते हैं, वो अपना ठप्पा लगाते हैं, वापस यहाँ ले आते हैं। चलिए, देन मैकेनिकल अप्लायंसेज हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, इसके अलावा लाइट इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन स्टील आर्टिकल्स हैं, ये इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिएगा। और फिर इंडिया इंपोर्ट क्या कर रहा है? तो इंडिया इज इंपोर्टिंग फ्रॉम कनाडा, इट्स लाइक पल्सेस, द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट न्यूज प्रिंट, वुड पल्प, एस्बेस्टस, वो जो मटेरियल होता है आग में नहीं जलता है, देन पोटाश, आयरन, स्क्रैप, कॉपर, मिनरल, इंडस्ट्रियल केमिकल एक्सेट्रा। सो ये हुआ इंडिया और कनाडा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आइटम। अब कुल मिला के सारा डेटा प्रेजेंट करने के लिए कहता है इन द इकोनॉमी पेज कि इंडिया को इकोनॉमिक तौर पर, ट्रेड तौर पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो एक तो इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर नहीं है, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंटली कि इंडिया ने अपने ट्रेड टाइज इतने डाइवर्सिफाई कर लिए हैं
कि जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, पहली बात तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए, तो उनको प्रॉब्लम होनी चाहिए। दूसरा, हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम डाइवर्सिफाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें दालों में प्रॉब्लम आएगी, लेंटिल्स की प्रॉब्लम आएगी, तो हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर लेंगे। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के साथ फूड के मामले में हम अपना ट्रेड पहले ही बढ़ा रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से भी इंडिया को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देन वी मूव टू इंडिया टू अलॉट सैटेलाइट इंटरनेट स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिवली। सिंधिया साहब ने कहा, सी it's not about regular spectrum allocation, it is about satellite spectrum allocation for internet, जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जियो इज इनिशिएटिंग, या दुनिया का बहुत ही फेमस है एलन मस्क की कंपनी का स्टारलिंक, या फिर भारतीय एयरटेल काम कर रहा है वन वेब के ऊपर। तो इंडिया में अभी तक तो इसकी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन जब सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज की शुरुआत की जाएगी तो इसके जो स्पेक्ट्रम एलोकेट होंगे, अब ये बिडिंग के रास्ते से नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिवली मिनिस्ट्री ट्राई उसके रूल्स बनाएगा कि क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, क्या फीस होगी, और फिर मिनिस्ट्री वाइज इसको एलोकेट किया जाएगा। सी, इंडिया के अंदर जब स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेके 2G स्पेक्ट्रम स्कैम की बात की गई, तो उसमें यही बात थी कि आपने बिडिंग नहीं कराई है, आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली दिया है, कि खुद सरकार ने हैंड पिक किए हैं कंपनी किसको देना है किसको नहीं देना है। और फिर वही विनोद राय साहब कैग की रिपोर्ट, और कहा बिडिंग कराते तो इतना पैसा मिल जाता है, 1,76,000 करोड़ एंड ऑल दैट थिंग। तो उसके बाद में इंडिया ने पॉलिसी चेंज की और जो ट्रेडिशनल स्पेक्ट्रम एलोकेशन है उसको हमने बिडिंग के थ्रू, बट अगेन इट इज अबाउट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। अब यहां पर हम बिडिंग का प्रोसेस नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिवली दे रहे हैं। अब कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे जियो। रिलायंस जियो ने ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को लिखा भी था कि हम उम्मीद करते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं बल्कि बिडिंग के थ्रू ये प्रोसेस लेके आएंगे। बट आईएनबी मिनिस्ट्री का ये कहना है कि भाई दुनिया भर में आप यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए, जहां जहां सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज हैं वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिवली ही दिया जाता है। तो भारत कुछ नया नहीं कर रहा है, बल्कि अगर हम बिडिंग कराते तो हम दुनिया से अलग कर रहे होते। तो फाइनली इट इज जस्ट एन आइटरेशन ऑफ अवर मिनिस्टर सिंधिया साहब कि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रोवाइड किया जाएगा। TRAI उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। लेट अस सी कब रूल्स बनते हैं, रेगुलेशन बनते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे टू गेट रिमेंबर्ड। देन वी कम टू BMEL टू मैन्युफैक्चर इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को अब ये काम दिया गया है, देसी भाषा में कहूँ है कि वो भारत की पहली बुलेट ट्रेन बिल्ड करेंगे। पहले ये काम जापानीज कंपनी को दिया जा रहा था, अब हमने इंडिजिनस कंपनी को ये काम दे दिया है। देन दिस कंपनी पर्टिकुलरली, एक तो नाम याद कर लीजिएगा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये 3 वर्टिकल्स में काम करती है, दैट इज डिफेंस एंड एरोस्पेस, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो रेल एंड मेट्रो। देन वी कम टू हाउ बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट वर्क एंड इट्स एप्लीकेशन इन द लॉ। रिसेंटली हुआ है कि बाबा सिद्दीकी, महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर, पॉलिटिशियन, उनकी किलिंग की गई। नाम आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग एंड ऑल दैट थिंग। दिस पर्सन इज एवरीवेयर राइट नाउ इट कम्स विद कि इसमें जो लोगों को अरेस्ट किया गया उनमें से एक अक्यूज्ड के वकील ने क्लेम किया कि मेरे जो क्लाइंट हैं ये तो माइनर हैं, ये तो मेजर है ही नहीं। हालांकि उसके आधार कार्ड पर जब चेक किया गया तो वो 19 साल का बन रहा था, मतलब मेजर है। लेकिन उनके वकील ने क्लेम किया कि नहीं नहीं सर, ये तो गलती से लिखा गया एंड ऑल दैट थिंग, मेरा क्लाइंट तो माइनर है। तो उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया और उसकी बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया गया स्टेट रन JJ हॉस्पिटल के अंदर, और उसके बाद उस रिपोर्ट पर उसको मेजर करार कर दिया गया। अब वो मेजर के तौर पे ही ट्रीट होगा। तो एक्सप्लेन में आर्टिकल सिर्फ बात करता है अबाउट बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट की, कैसे वर्क करता है। सो इन वर्बैटिम फॉर्म, ऑसिफिकेशन क्या है? सबसे पहले ऑसिफिकेशन इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अर्ली development stage of the fetus and continues until late adolescence. But remember, it differs person to person. तो मतलब ossification एक bone formation का प्रोसेस है, fetus में शुरू हो जाता है और late adolescence तक चलता रहता है, जिसमें आपकी bone develop हो रही होती है। अब इसमें bone की density, bone का size, वो सब especially of hands, कलाई का size and all that thing. कुछ स्पेसिफिक बोन्स, मतलब अगर मैं बिल्कुल प्लेनली कहूं तो होता है कि एक्सरेज लिए जाते हैं,
और एक्सरे लेने के बाद जो बोन का साइज है, जैसे अगर आपके हाथ का लिया है तो उसमें फिंगर टिप का साइज क्या है, इस सब से डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये व्यक्ति मेजर है या माइनर है, जो ट्रेंड होते हैं। लेकिन एक तो याद रखें, ये टेस्ट बहुत ज्यादा साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें ऑब्जर्वेशन का पार्ट आ चुका है, और दूसरा खुद साइंस कहता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है भाई, और ऊपर से रेंज देते हैं। जैसे रेंज क्या देंगे कि अगर किसी व्यक्ति का बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि 18 साल 6 महीने है ना 4 दिन 2 घंटे इसकी उम्र है, ऐसा कुछ साइंटिफिक नहीं है। इट विल से कि ओके ये व्यक्ति 17 से 19 साल का हो सकता है, मतलब इस तरह से आपको रेंज दी जाएगी। तो उसमें भी यू कैन नॉट वेरी मच श्योर अबाउट कि पर्सन मेजर है। सो दिस इज अबाउट बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। और इसके अंदर लॉ क्या कहता है, सो इट इज रिलेटेड टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जो खासकर 18 साल से कम के बच्चे विच इज फाउंड इन कंफ्लिक्ट विद द लॉ, उनको ट्रीट किया जाता है। तो सिंपली आई बिलीव यू नो कि 18 साल से ऊपर है तो मेजर के तौर पर भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी में ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर उससे कम की उम्र के हैं तो बीएनएस में ट्रीट नहीं किया जाएगा, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग ट्रीट नहीं किया जाएगा, बल्कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। और ऐसे बच्चे को, चाइल्ड ही आप कहेंगे क्योंकि माइनर है, उसको रेगुलर कोर्ट में ट्राई नहीं किया जाता है, बल्कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने भेजा जाता है, जिसमें एक क्वालिफाइड जज होते हैं, 2 सोशल वर्कर होते हैं जो बच्चों के फील्ड में काम कर चुके हैं। और फाइनली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट फॉर एनी हीनस क्राइम इवन दैट इज 3 ईयर। जैसे निर्भया केस के अंदर हुआ था कि जो कन्विक्ट थे उनमें से एक माइनर, तो बाकी 4 को तो फांसी हुई है, कैपिटल पनिशमेंट, लेकिन जो एक माइनर है उसको 3 साल की सजा हुई थी, और उसके बाद में एक सिलाई मशीन देकर उसको छोड़ दिया गया था। 3 साल की सजा काटी है उसने। सो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये कहता है कि अगर कभी भी बोर्ड को ये डाउट होता है, देखिए पहली चीज तो जो एविडेंशियली वैल्यू का रिकॉर्ड है, मतलब 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, उसको प्रेफर करेंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर कभी डाउट होता है तो फिर बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कराना कंपल्सरी है। दिस इज द लीगैलिटी ऑफ बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट बिकॉज ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ओके, देन वी मूव टू the greenwashing guidelines. Now this is highlighted almost globally. क्या है कॉन्सेप्ट ग्रीन वॉशिंग का? जैसे व्हाइट वॉशिंग होती है ना कि दीवार कितनी भी खराब है, आपने सफेद पेंट लाया मार दिया उसके पे, तो ऐसे ही ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि जो भी कोई प्रोडक्ट अपना बना रहे हैं और मार्केट में एडवर्टाइज कर रहे हैं, याद रखिए एक तो ग्रीन वॉशिंग इज मोर एंड मोर रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो अपने एडवर्टीजमेंट में अगर वो ग्रीन प्रोडक्ट होने की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल मेजर से उस प्रोडक्ट के या सर्विस के भी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर नहीं बना है या फिर क्लीन ग्रीन मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बना है, तो इस सिस्टम को कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। सिंपली कि मैं एक चावल का पैकेट लाऊं और उस पर मुहर लगा दूं इको फ्रेंडली टेक्निक या फिर ऑर्गेनिक फूड, और फिर वो एडवर्टीज करने लग जाऊं कि देखिए ये ऑर्गेनिक फूड है, ये जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, लेकिन असल में वो कुछ नहीं है, वही यूरिया वाले खेत से मैंने उठाया और मैं उसको एडवर्टीज कर रहा हूं इको फ्रेंडली। तो दिस विल बी कॉल्ड एज ग्रीन वॉशिंग कंसेप्ट। अब इसके खिलाफ दुनिया भर में ये चल रहा है। लाइक इफ वी कम कि 2015 में वॉक्सवैगन स्कैंडल आया था। वॉक्सवैगन स्कैंडल क्या है? जर्मन कार कंपनी है, तो इनको चीटिंग का दोषी पाया गया था कि जो एमिशन टेस्टिंग है, अब इन्होंने सपोजिटली कहा था कि हम ग्रीन डीजल व्हीकल बना रहे हैं, जो एमिशन होता है वो बहुत कम होता है, इस तरह की टेक्नोलॉजी है। लेकिन असल में देखा गया कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इनकी टेक्नोलॉजी सेम थी, कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं किया, कुछ R&D नहीं किया, बस एक टैग लगा दिया उसके ऊपर, तो इनको चीटिंग का दोषी पाया गया था। इसके अलावा चाहे वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी लाइक शेल है, BP है, कोको कोला है, इवन इन सबको भी ग्रीन वॉशिंग का दोषी पाया गया है। देन सिर्फ कंपनीज नहीं, कई बार कंट्रीज भी ये करती हैं जो ग्रीन वॉशिंग का काम कर रहे हैं। मतलब वो कहेंगे कि कोई कंट्री कहेगा देखिए हमारे यहाँ इतना ज्यादा फॉरेस्ट है, तो वन एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है,
तो किसी खास सेक्टर के अंदर जितना कार्बन एमिशन हो रहा है, हमारे यहाँ कार्बन सिंक इतना ज्यादा है कि हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ ये क्लीन प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन असल में वहां पर फॉरेस्ट की उतनी कैपेसिटी नहीं होती है जिस लेवल पर वो कार्बन एमिशन कर रहे होते हैं। तो ग्रीन वॉशिंग न सिर्फ कंपनीज कर रही हैं बल्कि कंट्रीज भी कर रही हैं। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू ब्रिंग द गाइडलाइन फॉर दिस menace called greenwashing. Now please underline that this guideline is brought by Central Consumer Protection Authority called CCPA, which comes under the Consumer Affair Ministry. और खासकर ये जो गाइडलाइन लेके आए हैं, please note it down that the prevention of misleading advertisement and endorsement for misleading advertisement 2022 में जो रूल्स बनाए गए थे, इसी के थ्रू एडवर्टीजमेंट गाइडलाइन लेके आए। तो पहली चीज नोट ये करनी है, ग्रीन वॉशिंग की एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड ये गाइडलाइन है। क्या कहती है ये गाइडलाइन? तो सिंपल चीज ये है कि देखिए, जब भी कोई कंपनी यूज करेगी जेनरिक टर्म्स लाइक क्लीन, ग्रीन, इको फ्रेंडली, गुड फॉर प्लेनेट, क्रुएलिटी फ्री, कार्बन न्यूट्रल, नेचुरल, ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल, या इस तरह का कोई भी वर्डिंग यूज करती है, तो उनको पहली लिखने पड़ेंगे आखिर इसका मीनिंग क्या है, और इसके अलावा उनको एविडेंस के थ्रू सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा हाउ यू आर क्लेमिंग सच ए थिंग। मतलब कल को कोई जूस की कंपनी है, वो नेचुरल्स नाम से जूस बेचने लग जाए, तो ये पहले बताइए आपकी कंपनी का नाम है या नेचुरल जूस है, या फिर अदर वर्ड्स हैं, जैसे आप कुछ और स्पेसिफिक एनवायरमेंटल क्लेम करते हैं, जैसे कंपोस्टेबल, डिग्रेडेबल, फ्री ऑफ, सस्टेनेबिलिटी क्लेम्स, नॉन टॉक्सिक, 100% नेचुरल, रिसाइकलेबल, रिफिलेबल, रिन्यूएबल, प्लास्टिक फ्री, इतने जो भी आप ये क्लाइमेट टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, इनको भी पहले डिफाइन करेंगे और सब्सटेंशिएट करेंगे बाय एविडेंसेस कि आपने ऐसे कौन से मेजर लिए हैं जिसके थ्रू आप इन सब चीजों को क्लेम कर रहे हैं। और अगर आप वो एविडेंस नहीं देते हैं तो आप इस तरह की एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाएंगे अंडर द रूल्स, फिर कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। तो इट इज बेसिकली प्रोटेक्टिंग द ग्रीन वॉशिंग एडवर्टीजमेंट। एंड देन इट डाउन, तो ये 6 प्रिंसिपल आप नोट कर सकते हैं फॉर ट्रस्टवर्दी एनवायरमेंटल क्लेम। आई जस्ट रीड इट आउट। दैट वन प्रिंसिपल इज ट्रूथफुलनेस एंड एक्यूरेसी। एनवायरमेंटल क्लेम्स शुड बी बेस्ड ऑन वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन through certificates from authorities or internal empirical evidences। या तो अपने empirical evidences आप दीजिए या फिर अथॉरिटी से उस तरह के सर्टिफिकेट आप लीजिए, जैसे FSAAI है, वो इस तरह का कोई सर्टिफिकेट इशू कर दे। देन क्लैरिटी एंड अनएम्बिग्यूटी। जेनरिक टर्म्स लाइक ग्रीन, क्लीन should not be used without mentioning adequate accurate data। easy to understand language should be used। कल को कोई आपने फूड प्रोडक्ट बनाया और उसमें कह दिया ग्रीन, और उसका सिर्फ कलर ग्रीन हो और आपको लग रहा हो कि ग्रीन एनर्जी कुछ इस तरह का यूज किया गया, क्लीन एनर्जी यूज किया गया, सो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। देन फेयर एंड मीनिंगफुल कंपैरिजंस। दैट क्लेम्स टू कंपेयर वन प्रोडक्ट टू अनदर मस्ट बी बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एंड रेलेवेंट डेटा। स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट आर बीइंग कंपेयर्ड शुड बी डिस्क्लोज्ड। Further, make absolute and relevant claims. If claim is about a specific part or feature of a product, a disclosure is needed. Further, imagery should not be given wrong impression. Visual elements without providing relevant details or context on packaging cannot be used. जैसे इमेज के थ्रू कोई बहुत अच्छा आप कोई पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दें तो वो आप नहीं देंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उन पर आप फ्लावर्स की फोटो डाल देते हैं, तो आप एक्सप्लेन कीजिए फ्लावर्स की फोटो आखिर डाल क्यों रहे हैं। Then it comes to no misleading endorsement. Claims suggesting endorsement from non-existent, non-official or untrustworthy authorities cannot be used. So these are the 6 principles which you have to remember जो green washing एडवर्टीजमेंट को रोकने के लिए CCPA ने लागू की है। That will be all for today. Thank you so much.